हम्म। एट क्लास। आज हम 16 लेसन पढ़ने वाले हैं जो पानी के बारे में है कि एक बूंद किस तरह से अपनी दुख को बताती है, अपनी परेशानियों को बताती है और पानी का क्या महत्व है। आप तो सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। जी, हम ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर सबके लिए पानी जरूरी है। तो एक बूंद है, वो पानी वाली बूंद अपनी मन की स्थिति, अपने जो उसके मन में चल रहा है ना, उसके बारे में लेखक ने इस लेसन में बताया कि वो क्या सोचती है, एक पानी की बूंद क्या सोचती है और क्या कहती है। वो सारी चीजें इसमें बताई गई है और किस तरह से पानी की उत्पत्ति हुई है, वो सारा हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आओ अब इस लेसन को शुरू करते हैं। पार्ट 6 पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा रही था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। बेर पता है, अभी मैं तो सीजन भी चल रहा है बेर का। तो बेर की झाड़ी थी, उसके ऊपर से एक बूंद किसके, लेखक के हाथ पर आकर गिरी। बूंद मतलब सुबह आपने देखा होगा कि है ना, जब भी पाला पड़ता है तो सुबह जब हम उठते हैं तो पेड़ों के ऊपर है ना पानी की चुट 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 ड्रॉप्स पड़ी होती है, बूंदे होती है। तो वही एक बूंद है ना पानी की, लेखक के हाथ पर आकर गिरी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। अब कलाई से कहाँ गई, हथेली के ऊपर आ गई। मेरी दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, पड़ते हुए ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बात बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों मिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे, मानो बोल रहे हैं। जब वो बूंद लेखक की हथेली पे आ गई तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि आसपास कहीं है ना सितार की ध्वनि बज रही है और वो देखने लगा इधर उधर कि ये कौन बजा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपने हथेली पे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो जो बूंद है वो क्या, दो भाग में, यानी वो एक से दो हो गई थी और वही ऐसा छन छन कर रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था लेखक को कि वो उससे कुछ कहना चाह रही थी। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। अब देखो बूंद लेखक से क्या कह रही है वो हम इसमें पढ़ने वाले आगे। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुंह से निकल गया, कहो कहो। मतलब लेखक को ऐसा लगा, ये कहानियां जो होती है ना इमेजिन की हुई होती है, अपनी भावनाओं को इस तरह से एक स्टोरी में वो लेखक लोग लिखते हैं, फिर उसके बारे में हमको बताते हैं। तो ये एक इमेजिन की हुई चीजें होती हैं, तो इसीलिए वो मतलब सोचा उसने, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो बूंदे उसके साथ बात करना चाह रही हैं और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे आवाज आ रही है, सुनो सुनो। तो उसने भी जवाब दे दिया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो वो ओस की बूंद मतलब खुश हो गई और उसने आंसर दिया कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। अब वो कह रही कि लोग, जो लोग हैं वो मुझे क्या कहते हैं, पानी और जल कहते हैं। तो लेखक ने कहा कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अब लेखक कह रहा है कि तो झूठ बोल रही है, कोई बेर के पेड़ में पानी थोड़ी ना होता है, कोई फव्वारा थोड़ी ना लगा हुआ है। फव्वारे में से क्या निकलता है, पानी निकलता है ना। तो लेखक कह रहा है उसमें थोड़ी ना फव्वारा फूटे, जो उसमें से ये आई है, झूठ बोल रही है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। नहीं, लेखक ने जो ये अविश्वास जताया ना, तो बूंद, लेखक को ऐसा फील हुआ कि बूंद हिलकर ये कहना चाहती है कि मुझ पर अविश्वास मत करो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी।
मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। साइंस में पढ़ा होगा बच्चों आपने कि जो पेड़ होते हैं, जितनी उनकी स्टेम होती है, ऊपर बढ़ते हैं, उतना ही वो उनकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन के अंदर बढ़ती हैं। और जो रूट्स होती है ना, वो ही नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी उनको जरूरत होती है, पानी और चीजें, तो वो रूट्स होती है ना, वो जमीन में से, सॉइल में से वो ले लेती हैं। क्योंकि पानी तो वो रूट्स हम जमीन में डालते हैं, तब वो रूट्स ही तो उसकी ऊपर तक पहुंचाती हैं प्लांट्स को। तो वो यही कह रही है बूंद कि मैं जमीन में थी और जो ये पेड़ खड़ा हुआ है सामने, इसके चारों तरफ घूम रही थी। तो इसने क्या करा? उसको खींच लिया अपने पास। रूट्स में पहले रूट्स होती है नीचे, फिर रूट्स में आपने देखा होगा, कभी देखना कोई पौधा खाड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे से रोए भी दिखाई देते हैं। तो वो लेके और प्लांट्स को पहुंचाते हैं, स्टेम के पास आता है, फिर लीव्स में जाते हैं। तो उससे क्या, वो अपना उसके अंदर जितनी भी उसको चीजें चाहिए होती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। और उसके बाद फालतू चीज को वो, जो आपने लीव्स में पड़े हुए छोटे छोटे से रोम होते हैं, स्टोमेटा, तो उनके थ्रू है ना वो उस वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। तो वही वो बता रही है कि जरूरत होती है, हमारी जितनी ताकत वाली चीजें है ना, वो तो ये ले लेते हैं और फिर हमारी सारी ताकत लेके हमको बाहर निकाल देते हैं। तो वो अपना ये दुख व्यक्त कर रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध में है वो, ये लेखक को बता रही है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक को वो कह रही है कि ये पेड़ है, ये ऐसे इतने बड़े नहीं हो गए हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा बलिदान है। हमारे मेरी जैसे कितनी बूंदों को इन्होंने नाश कर दिया। मतलब जब हम बहुत सारी बूंदों ने त्याग किया, तब ये इतने बड़े हुए हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सूर्य का प्रकाश और भूमि से जल लेकर वो अपना खाना बनाते हैं पेड़, उनका भोजन यही होता है, इन्हीं के थ्रू बनाया जाता है। ये सब आपने साइंस में पढ़ा होगा, पर फिर भी यहाँ समझ लो। तो वो यही बताना चाह रही है कि जितनी हम पानी के अंदर, जितनी भी हमको जब वो रूट्स है ना सोख लेती हैं, तो उसके बाद जितनी भी हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, जो ताकत वाली चीजें हैं, वो हमसे वो छीन लेती है। यानी इसको बड़ा करने में बहुत सारी बूंदों ने अपना त्याग किया है, उनका विनाश हुआ, तब जाके ये इतने बड़े पेड़ खड़े हुए। ये गुण बता रही है लेखक को। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में बुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू लिया और मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। यानी मैं भूमि, यानी जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनको वो अपने अंदर समेट लेता है, जल में घुल जाते हैं ना वो खनिज पदार्थ। तो वो ये कह रही है कि मैं ना जल में घुले, वो भूमि के जितने भी खनिज पदार्थ थे वो अपने अंदर समेट कर घूम रही थी। पर एक रोए ने, यानी एक रूट ने, जड़ ने मुझको अपने अंदर खींच लिया। मैंने छूटने की भी कोशिश की, लेकिन वो एक बार जब खींच ले तो फिर छोड़ते नहीं है। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली।
यानी वो बता रही है कि मतलब उसमें तो जब वो रूट उनको खींचती है, पानी को खींचती है, तो ऊपर की तरफ स्टेम को वो पास करती है वो, तो वो ये कह रही कि मेरे ऊपर भी एक बूंद थी और नीचे से एक और भाई को लाया गया, तो वो कहाँ बीच में फंस गई। ऊपर वाली उसको ऊपर खींच रही है और नीचे वाले को जगह देने के लिए मुझे ऊपर दबना पड़ रहा है। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसद भोगती रही, यानी तकलीफ भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने अभी बताया ना स्टोमेटा होता है, लीव्स में रोम्स होते हैं छोटे छोटे से, उनके थ्रू है ना ये जो वेस्ट पानी जो वो खनिज पदार्थ जितने भी उनको जरूरत होती है खनिज पदार्थों की, वो तो वो ले लेते हैं ट्रीज अपने अंदर, उसी से ग्रो करते हैं, वो अपना फूड भी बनाते हैं। पर फिर पानी जो बचता है उसको उन छेदों के थ्रू, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो वह वही कह रही है कि फिर उसको जैसे तैसे मैं वहां से जान बचाकर पत्तियों के छेद से निकली। मैंने सोचा था कि मैं पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ये सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। वो कह रही कि जब मैं उन छेदों से बाहर आई तो मैंने सोचा कि मैं उड़ जाऊंगी, बाहर आते ही उड़ जाऊंगी, लेकिन पानी कब उड़ता है? जब सूर्य की तेज किरणें यानी सनलाइट जब उन पे पड़ती है तब वो क्या भाप बनते हैं, जब भाप बनकर वो उड़ते हैं आसमान में। लेकिन रात हो चुकी थी और रात में तो सूर्य निकलता ही नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं कर पाई, उसकी वाष्प नहीं बन पाई और वो उड़ नहीं पाई। वाष्पीकरण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यही आपने साइकिल पढ़ी होगी और साइंस में पढ़ी होगी कि पहले ना जो रेन वाटर होता है वो रिवर्स में जाता है, फिर रिवर्स जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फिर वो क्या करता है, वाटर इवोपोरेट होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। फिर वही इवोपोरेट जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है, वो हैवी हो जाती हैं, उसकी वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो हैवी हो जाती है, फिर वही रह के तो नीचे आता है। ये आपने साइकिल, वाटर साइकिल पढ़ी होगी उसमें साइंस में। पर वही ये चीज कह रही है कि जब मैं ऊपर आई तो क्या हुआ, बोली उसके ऊपर तो उस समय क्या थी, रात थी, तो उसे धूप नहीं मिली, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, जिससे उसका क्या नहीं हुआ, वाष्पीकरण नहीं हुआ, यानी वो इवोपोरेट नहीं हो पाई और जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाई और सिकुड़ कर रात भर वहां बैठी रही, पत्तों के ऊपर बैठी रही। और सुबह जैसे ही वो लेखक वहां से गुजरा तो वो अपनी रक्षा के लिए उसके ऊपर कूद पड़ी। वो ऐसा कह रही है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा, मतलब उसकी ये कहानी सुनकर लेखक के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। वो कह रही है कि बस मुझे तब तक आपकी इस हाथ पे सुरक्षा चाहिए जब तक कि सूर्य नहीं निकलता। सूर्य के निकलते मुझ में क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊंगी। और तब तक मैं आपको क्या अपने बारे में बताऊंगी, मेरे बारे में मेरी कहानी आपको सुनाऊंगी। अच्छा सुनाओ, लेखक कह रहा है अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे खुद के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में रत्नों के रूप में विद्यमान थी। आपने पढ़ा होगा H2O, पानी कैसे बनता है, H2O यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये अभी आप बड़े हो जाओगे ना तो ये सारा पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, तब आपको समझ में आएगा।
तो ये दो गैसें हैं, इन दो गैसों से ही मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। अब अपनी कहानी सुनाएंगे कि बहुत समय पहले जो वायुमंडल में यानी सूर्यमंडल में किसके रूप में विद्यमान थी, लपटों के रूप में यानी गर्मी के रूप में विद्यमान थी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी ये उस समय की बात है जब ब्रह्मांड में क्या हो रही थी, उथल पुथल हो रही थी और बहुत सारे कई ग्रहों का निर्माण हो रहा था, कई ग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक ने पूछा कि रुको, बताओ मुझे कि तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है। मैं उनके बसंस अपनी भयावह लपटों से अभी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड आकाश में दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। वह भी बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सैकड़ों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। मतलब किस तरह से देखो पृथ्वी का निर्माण हुआ, वो बता रही है कि है ना, हम मस्ती से सूर्य के चारों तरफ घूमते थे वहां पर सौरमंडल में, सूर्यमंडल में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम नाचते गाते खूब मस्ती करते रहते थे सूर्य के धरातल पर लेकिन एक अचानक ही एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सूर्य की तरफ तेजी से आता हुआ नजर आया और उसमें क्या थी, बहुत ज्यादा आकर्षण शक्ति थी। मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने की पृथ्वी पे अमृतीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसी की वजह से हम खड़े हो पाते। अगर वो नहीं हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो, तो हम पृथ्वी पर खड़े नहीं हो पाए, हम उड़ते ही रहे। तो वो इस फोर्स के बारे में ये बता रही है कि वो आकर्षण शक्ति उसमें बहुत ज्यादा थी और उसने क्या, सूर्य को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो सूर्य से भी लाख गुना बड़ा था। और जैसे ही वो सूर्य की तरफ आया तो सूर्य भी डर उठा, कांप उठा, लेकिन बहुत मील दूर से ही, हजारों मील दूर से ही वो क्या, मुड़ गया। मतलब सूर्य से नहीं टकराया। अगर वो सूर्य से टकराता तो सूर्य चूर चूर हो जाता। लेकिन इतनी दूर से भी जब वो घूमा तो सूर्य का एक टुकड़ा उससे अलग होकर उसके पीछे पीछे जाने लगा, पर उसमें इतनी ज्यादा तेज था कि वो जो सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ वो उसके भी क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। और एक टुकड़ा और टुकड़े कहीं कहीं जाकर गिर पड़े और एक टुकड़ा नीचे आकर गिरा। वही हमारी क्या है, पृथ्वी बनी। शुरू में ना पृथ्वी आपका गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, तब जाकर आज हम इस पे रह रहे हैं। ऐसा लेखक ने कहा, ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बने? अब पूछा है कि इतनी आग से तुम पानी कैसे बने? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारा ग्रह धीरे धीरे, ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये क्या होता चला गया, आग के गोले से ठंडा होता चला गया धीरे धीरे। और इसमें बहुत समय लगे, कई हजारों, मतलब समझ लो करोड़ों ही साल लग गए इसको ठंडा होने में। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न, जब दो ये जैसे रासायनिक क्रिया करती हैं तब क्या बनता है, पानी बनता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1, H2O इसका फॉर्मूला है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। यानी वो दोनों जब
आपस में मिली, उन्होंने रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद उनका अस्तित्व तो खत्म हो गया और एक नई चीज क्या बनी, पानी की बूंद बनकर तैयार हो गई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में, यानी पहले वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में वो भाप के रूप में घूमता था, फिर उसके बाद वो किसमें जम गया, ठोस रूप में जम गया। और ठोस क्या होती है, बर्फ होती है। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी क्या थी, फिर वो पहले आग का बोला, फिर बर्फ जम गई, तो बर्फ बना, क्या होती है जब उससे बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है ना तो बहुत सुंदर लगता है वो, क्योंकि चमकती है उसकी रोशनी के साथ। तो ऐसा बहुत सारी बर्फ उसके साथ खेलने को तैयार रहती थी। बड़े आनंद का समय रहा होगा। लेखक कह रहा है कि वो तो बड़ा आनंद का समय रहा होगा, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक बर्फ का बोला रही, फिर पहले आग को बोला, फिर बर्फ जब गई। हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। कहते नहीं है दाल में नमक डाल दे, तो ऐसा नहीं है। मेरा तो बहुत ज्यादा सालों तक मैं बर्फ के रूप में रही हूँ। मैंने ऐसे दिल जीवी से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। यानी लेखक कह रहा है कि इतने पुराने जीव, यानी इतना पुराने, अरबों साल पुराने इस जीव से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आप को बहुत अच्छा फील महसूस किया और मैं धन्य हूँ कि मैंने इतने पुराने जीव से बात की और मेरा जो बूंद थी उसके प्रति मस्तक किससे जुड़ गया, श्रद्धा से जुड़ गया, यानी श्रद्धा बढ़ती चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सर रहे। सबके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा, मतलब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब बैठे हुए थे, तो अचानक ही वो खेल रहे थे, कहानियां सुन रहे थे और अचानक उनको महसूस हुआ कि वो सरकने लगे हैं, तो वो डर गए। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले थे। यानी इतना प्रेशर, बहुत ज्यादा बर्फ ऐसे जम गई ना एक दूसरे के ऊपर, तो वो जो नीचे वाली बर्फ थी वो उनके प्रेशर से क्या हुआ, पानी के रूप में बदल गई। और जो ऊपर वाले थे ना, जब वो पानी निकला तो उनको ऊपर वालों को ऐसा फील हुआ कि वो सरक रहे हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर, और अब किसका निर्माण हो गया, समुद्र का निर्माण हो गया और बर्फ उसके ऊपर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी आपने खैर अभी नहीं पढ़ा होगा, गर्म और ठंडी दो धाराएं होती हैं और जब वो मिलती है तो बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं, पर अभी ये आपको जानना जरूरी नहीं है। बस इतना जानो कि गर्म धारा से, यानी जब गर्म हवाओं से वो मिली, गर्म धारा से जब उसका ठंडी बर्फ का मिलन हुआ तो वो गर्मी उसने सोख ली और उसकी वजह से वो भी पिघल गई और समुद्र के अंदर मिल गई और एक बड़े समुद्र का निर्माण हो गया। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहलपहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे
सत्सैन हो चला। तो अब क्या उसने देखा कि समुद्र में पानी ही नहीं, पानी के साथ बहुत सारी चीजें है और नमक सबसे ज्यादा है। शुरू में उसको अच्छा नहीं लगता था वो नमक, उससे जी खराब होता था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई उसको। होता है ना कि शुरू में अनकंफर्टेबल लगती है चीजें, नहीं होती है, तो फिर धीरे धीरे अब उसको हैबिट हो जाती है, ऐसे उसको भी हैबिट होगी। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रहने वाले होंगे। अब क्या समुद्र बना तो उसमें बहुत सारे जीवों का भी निर्माण हो गया, जैसे घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से भी बहुत लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। ऑक्टोपस देखा 8 हाथ होते हैं उसके, ये उसकी बात हो रही है। इस उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी, उसके अंदर जकड़ लेती थी। जकड़ना मतलब कस के उसके अंदर पकड़ लिया करती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है तो सूर्य का प्रकाश है ना पूरा नीचे तक नहीं जाता, थोड़ी ही दूरी पर जाकर रुक जाता है। और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे, यानी आंखें दुखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा, मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, यानी ऐसा चमकता हुआ जीव। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी, इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग में यानी रोशनी ऐसी चमक निकलती थी कि वो आगे का रास्ता उसको दिखाई पड़ता था उस रोशनी से। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन कर लेती थी, यानी उसके प्रकाश से वो देखकर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उसके आसपास आ जाती थी, उसके मजे हो जाते थे, वो उनको खा लेती थी। विचित्र है, मतलब अनोखा है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिन्ने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत दायर से उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां घाटियां, इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट करते हैं तथा वहां आलसी भी है। यानी नीचे पहुंची तो देखा कि जंगल है, मतलब समुद्र के नीचे भी पेड़ पौधे वनस्पति उगती है, तो वो झाड़ था और एक घने घना था और पहाड़ियां भी थी, पहाड़ भी है। जैसे पृथ्वी के ऊपर है ना पहाड़ और है ना जंगल, वैसे ही समुद्र के अंदर भी है सारी। तो उसने देखा कि और वहां पर बहुत सारे जीव रह रहे हैं और वो सब आलसी और अंधे हैं। यह सब देखने में मुझे कई साल लग गए, यानी कई वर्ष लग गए। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, यानी अब वो इतनी नीचे आ गई थी कि ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारा पानी का प्रेशर पड़ रहा था, तो वो नीचे दब गई, अब वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकट इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। किसमें घुस गई? चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति से वहीं पर पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही हुआ भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा। यानी चट्टान से फिर वो निकलते हुए कहाँ गए, उनको जगह मिली, दरार मिली, तो उससे दरार में से होते हुए वो कहाँ गए, पृथ्वी का एक खोखला यानी खाली जगह थी, वहां पर वो आ गए और आकर इकट्ठे हो गए। तो जब डिस्कस हुआ कि अब क्या करना चाहिए, तो जो समझदार बुजुर्ग लोग थे वो बोले नहीं, हमको यहीं पर रहना चाहिए एक जगह। लेकिन जो उत्साही युवा थे ना वो बोले नहीं नहीं, हम यहाँ एक जगह पड़े नहीं रहेंगे, हम तो पृथ्वी के अंदर घूमेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या चीजें यहाँ पाई जाती है। देखो
कितना अच्छा स्ट्रक्चर इसमें लिखा है। एक नदी है, आसपास हरियाली, और देखो बीच में से ये नदी गुजर रही है, पानी है ना। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली बड़ी पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। यानी जब वो आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब कोई भी ऐसी मतलब ठोस चीज नहीं है, अब तो चट्टानें हैं, लाल पीली अलग अलग कलर की चट्टानें और बहुत सारी धातुएं यानी खनिज पदार्थ इधर उधर बिखरे पड़े और वो साथ में लेकर जाने को तैयार थे। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार देखे बढ़े जा रहे थे। बस इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी तापमान ऊंचा यानी ज्यादा गर्मी थी। ये हमारे लिए ऐसे था, ये उनके लिए मतलब वो सह नहीं पा रहे थे। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन यानी वाष्पीकरण हो गया और वो वापस ऑक्सीजन और उसमें हाइड्रोजन में बदल गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल गया, वो उस तरफ फिर आगे निकली, वापस सही जगह से निकल गए। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। मतलब ये कब होता है, तो ज्वालामुखी फटे तो एकदम बाहर आता है, या भूकंप आए। ज्वालामुखी फटा और वो पृथ्वी के गर्भ से कहाँ गए, तेजी के साथ बाहर निकल आया और वो ये सब देखकर चौंक पड़े। ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, उसमें धुआं, रेत, पिघली हुई वस्तुएं, धातुएं, लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात आ गया कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी ही कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाग का बड़ा दर्द मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। वो कह रही थी हम मतलब ऊपर आ गए और ऊपर आकर क्या आंधी मिली हमको। आंधी जानते हो ना, तेज हवाएं, तो उनके ऊपर सवार होकर हम इधर उधर घूमते रहे। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, किलोले यानी किलकारियां करते हुए और घूमते रहे। और वो दिन क्या थे, बहुत ही आनंद से भरे हुए दिन थे। बहुत से भाग जल कणों में के मिलने के कारण हम भारी हो चले। और आप क्या हुआ, बहुत सारी जलकण आपस में मिल गए। और जब वो बहुत सारे जलकण आपस में मिले तो क्या हो गए, उनका वेट कैसा हो गया, हैवी हो गया। मैंने अभी बताया था कि जब वो भारी हो जाते हैं तो नीचे किसके रूप में बदल जाते हैं, बारिश के रूप में, और नीचे झुका है और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचीली हो गई, यानी साफ सुथरी थी। जैसे पहाड़ पर गिरी तो गंदी हो गई, मिट्टी मिट्टी लग गई ना, मिट्टी में कीचड़ सब कुछ मिलता है, तो वो कह रही मैं मैली कुचीली गंदी हो गई। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। ऊपर से आपने देखा नदियां आना ऊपर से बह के नीचे आती हैं तो चट्टानें भी टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत प्रेशर के साथ एक साथ गिरती हैं, इसलिए। तो वो यही बता रही कि ये पत्थर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं, यानी पत्थरों को भी, पत्थर आपने देखा होगा कि उनके साथ छोटे पत्थर जब तैर करके आते तो उनके अंदर है ना साथ साथ चलते चलते वो शेप गोल मटोली भी बन जाते हैं, चिकने बन जाते हैं अलग अलग शेप में। नदियों से निकले पत्थर होते नहीं गोल मटोले एकदम चिकने चिकने, तो वो रगड़ते रगड़ते आपस में तभी बन जाते हैं। कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था।
ऊपर छूट तो नहीं गया बच्चों, देखिए एक सेकेंड। हाँ नहीं, अभी छूट गया है थोड़ा सा। हाँ, अपनी विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की, यानी प्लेन पे चलने की थी, प्लेन जगह देखने की थी। इसलिए मैं एक छोटी धारा में लेके, यानी छोटी कोई नदी या नदी बह रही होगी उसमें जाकर वो मिल गई। सरिता, देखो नदी का ही पर्यायवाची है कि वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, तो भूमि मतलब जब नदी बह के आती है तो मिट्टी को काटती है ना, रास्ता बनाती है अपना, तो वो वही बता रही कि भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। ये प्रदूषण, यानी कोई फैक्ट्री होगी, उसकी चिमनी होगी, उसमें से वो धुआं निकल रहा है। मैं उत्सुक हूं उसे देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों के भाग्य को नजर है। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन, यानी अब वो नल से एक नल से दूसरे नल पर जाती रही। रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर बाहर निकली और पृथ्वी के अंदर समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती क्योंकि सूर्य निकल आए हैं और तुम मुझे रोककर भी नहीं रख सकते। चाहो तो भी तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही सूर्य की रोशनी बढ़ेगी तेज, तो वो भाप बनकर उड़ जाएगी। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। देखो, आप लेखक का नाम, इस पाठ के लेखक का नाम है रामचंद्र तिवारी। इन्होंने ये पानी की पूरी, किस तरह से पानी की उत्पत्ति हुई और किस तरह से वो पृथ्वी कितना उपयोगी है हमारे लिए, पूरा, जितने हम मनुष्य के लिए नहीं, पेड़ पौधे, उनको भी जीवन कौन देता है? पानी ही देता है। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। थैंक यू बच्चों। ठीक।